आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कई स्टूडेंट्स को इंट्यूटिव नहीं लगते। हम ये कर क्यों रहे हैं, इसका एक्चुअली मतलब क्या है। ज़्यादातर ऐसे सवाल छूट जाते हैं कंप्यूटेशंस के अनआंसर्ड सागर में। और जैसे मैंने वीडियोस डाले सीरीज़ के, आप में से कईयों ने कमेंट किया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को विजुअलाइज करना चाहेंगे। मुझे लग रहा है इसका रीज़न ये नहीं होगा कि आइगन वैल्यूज़ मुश्किल चीज़ है या अच्छे से नहीं समझाई जाती है, बल्कि ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कई बुक्स में सही से समझाया हुआ है। इसे इशू ये है कि इसका सेंस सिर्फ तब बनता है अगर आपकी सॉलिड विजुअल अंडरस्टैंडिंग है। इससे पहले वाले टॉपिक्स के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए मैट्रिसेस को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के रूप में कैसे सोचना है, लेकिन आपको कुछ और चीज़ों के साथ भी कंफर्टेबल होना पड़ेगा, जैसे डिटर्मिनेंट्स, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और चेंज ऑफ बेसिस। आइगन चीज़ों में कंफ्यूजन तब होती है अगर इनमें से किसी एक टॉपिक में फाउंडेशन वीक हो। शुरू करते हैं। सपोज कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुई 2 डायमेंशंस में, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। इसने बेसिस वेक्टर आई हैट को मूव कर दिया कोऑर्डिनेट्स 3 0 पे और जे हैट को 1 2 पे। तो ये रिप्रेजेंट करी गई मैट्रिक्स से जिसके कॉलम्स हैं 3 0 और 1 2। ध्यान दो, ये क्या करती है, एक पर्टिकुलर वेक्टर को और उस वेक्टर का स्पैन सोचो, जो लाइन उसके ओरिजिन और टिप से पास हो रही है। ज़्यादातर वेक्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान स्पैन के बाहर निकल जाएंगे, मतलब इत्तेफाक होगा अगर जिस पॉइंट पे वेक्टर लैंड हुआ वो पॉइंट लाइन पे है। लेकिन कुछ स्पेशल वेक्टर्स रहते हैं अपने स्पैन के अंदर, मतलब इन वेक्टर्स पे बस इतना इफ़ेक्ट पड़ता है ट्रांसफॉर्मेशन से कि ये स्ट्रेच या स्क्विश हो जाते हैं स्केलर की तरह। इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल में बेसिस वेक्टर आई हैट है एक ऐसा स्पेशल वेक्टर। आई हैट का स्पैन है एक्स एक्सिस और मैट्रिक्स के पहले कॉलम से हम देख सकते हैं कि आई हैट एक्स एक्सिस पे ही 3 टाइम्स बढ़ जाता है अपनी ओरिजिनल वैल्यू के मुकाबले। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह से काम करती हैं, उस वजह से कोई भी दूसरा वेक्टर एक्स एक्सिस पे सिर्फ स्ट्रेच हो जाएगा 3 टाइम्स, लेकिन अपने स्पैन में ही रहेगा। एक और वेक्टर जो अपने स्पैन में ही रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, वो है -1 1। ये 2 टाइम्स स्ट्रेच हो जाएगा। लीनियरिटी का मतलब होगा कि कोई भी दूसरा वेक्टर उस डायगोनल लाइन पे जो इससे स्पैन हुई, वो सिर्फ स्ट्रेच हो जाएगा 2 टाइम्स। इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो सब वेक्टर्स हैं जिनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है अपने स्पैन में रहना। एक्स एक्सिस वाले फैक्टर 3 से स्ट्रेच हो जाएंगे, डायगोनल लाइन वाले फैक्टर 2 से स्ट्रेच होंगे। कोई दूसरा वेक्टर थोड़ा रोटेट हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, अपने स्पैन से बाहर निकल जाएगा। आपने शायद गेस कर लिया होगा, इन वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्मेशन के आइगन वेक्टर्स कहा जाता है और हर आइगन वेक्टर की एक आइगन वैल्यू होती है। आइगन वैल्यू वो फैक्टर है जिससे ये स्ट्रेच या स्क्विश हुआ ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। कुछ स्पेशल नहीं है स्ट्रेचिंग वर्सेस स्क्विशिंग में या इसमें कि आइगन वैल्यू पॉजिटिव होती है। किसी एग्जाम्पल में आपके पास आइगन वेक्टर हो सकता है जिसकी आइगन वैल्यू हो -1/2, मतलब वेक्टर उल्टा होके स्क्विश हो जाता है फैक्टर 1/2 से। लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ ये है कि वो उस लाइन पे ही रहता है जिसे वो स्पैन करता है, उसके बाहर नहीं निकलता रोटेट होके। ये देखने के लिए कि ये क्यों यूज़फुल चीज़ हो सकती है सोचने की, मान लो कोई 3 डायमेंशनल रोटेशन, अगर आप कोई आइगन वेक्टर ढूंढ सको उस रोटेशन के लिए, ऐसा वेक्टर जो अपने स्पैन में रहे, जो आपने ढूंढा है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन।
और 3D रोटेशन के बारे में सोचना ज़्यादा आसान होता है अगर किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन और एंगल के शब्दों में सोचें, बजाय पूरी 3x3 मैट्रिक्स सोचने के जो उस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हो। इस केस में कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू होनी चाहिए 1, क्योंकि रोटेशंस कोई चीज़ स्ट्रेच या स्क्विश नहीं करती, तो वेक्टर की लेंथ सेम रहेगी। ये पैटर्न बहुत बार दिखाई देता है लीनियर अलजेब्रा में। कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देख के जिसे मैट्रिक्स डिस्क्राइब कर रही हो, आप समझ सकते हो कि वो क्या कर रही है अगर इस मैट्रिक्स के कॉलम्स को बेसिस वेक्टर्स के लैंडिंग स्पॉट्स के रूप में देखो। लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करता क्या है ये समझने का बेहतर तरीका है जो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। वो तरीका है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स ढूंढो। मैं पूरे डिटेल्स नहीं कवर करूंगा आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कंप्यूट करने के, लेकिन मैं कंप्यूटेशनल आइडियाज़ का ओवरव्यू दूंगा जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइगन वेक्टर्स का आइडिया सिंबॉलिकली ऐसा दिखता है। ए मैट्रिक्स है जो कोई ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। वी आइगन वेक्टर है। लैम्बडा है नंबर, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। ये एक्सप्रेशन कह रही है कि मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट A टाइम्स V सेम रिजल्ट देता है जो आइगन वेक्टर V को फैक्टर लैम्बडा से स्केल करने पे मिलता है। तो मैट्रिक्स A के आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ ढूंढने का मतलब हुआ V और लैम्बडा की वैल्यूज़ ढूंढना, जिससे ये एक्सप्रेशन बनी। इस पे काम करना थोड़ा अजीब हो सकता है शुरुआत में, क्योंकि लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करती है मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन राइट साइड है स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो शुरू करते हैं राइट साइड दोबारा लिख के, किसी मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के रूप में मैट्रिक्स यूज करके जो किसी वेक्टर को फैक्टर लैम्बडा से स्केल करने पे मिले। ऐसी मैट्रिक्स के कॉलम्स रिप्रेजेंट करेंगे कि हर बेसिस वेक्टर को क्या हुआ, और हर बेसिस वेक्टर सिंपली लैम्बडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स में लैम्बडा होगा डायगोनल लाइन में और बाकी सब जगह जीरोज होंगे। इसे लिखने का कॉमन तरीका है कि लैम्बडा बाहर निकालो और इसे लिखो लैम्बडा टाइम्स आई। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें वंस डायगोनल में हैं। दोनों साइड्स मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जैसी लग रही हैं। हम राइट साइड को सब्सट्रैक्ट करके v कॉमन ले सकते हैं। तो अब हमारे पास है नई मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा टाइम्स आइडेंटिटी, और हम वेक्टर v ढूंढ रहे हैं ताकि ये न्यू मैट्रिक्स टाइम्स v देता है ज़ीरो वेक्टर। ये हमेशा ट्रू होगा अगर v खुद ही एक ज़ीरो वेक्टर हो, लेकिन ये बोरिंग है। हमें चाहिए नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर। अगर आपने चैप्टर 5 और 6 देखा हो, आपको मालूम होगा कि मैट्रिक्स और नॉन ज़ीरो वेक्टर का प्रोडक्ट ज़ीरो सिर्फ तभी हो सकता है अगर उस मैट्रिक्स से रिलेटेड जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई वो स्पेस को लोअर डायमेंशन में स्क्विश कर दे, और वो स्क्विश करना कॉरेस्पॉन्ड होता है मैट्रिक्स के ज़ीरो डिटर्मिनेंट से। सपोज आपकी मैट्रिक्स A के कॉलम्स हैं 2 1 और 2 3, और सोचो एक वेरिएबल लैम्बडा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो हर डायगोनल एंट्री से। अब सोचो लैम्बडा चेंज किया, नॉब घुमा दी उसकी वैल्यू चेंज करने के लिए। जैसे ही लैम्बडा की वैल्यू चेंज होगी मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगी, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ गोल है लैम्बडा की ऐसी वैल्यू ढूंढना जो डिटर्मिनेंट को ज़ीरो बना दे, मतलब बदली हुई ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस को स्क्विश करनी चाहिए लोअर डायमेंशन में। इस केस में ऐसा तब होगा अगर लैम्बडा 1 हो जाए। अगर हमने कोई दूसरी मैट्रिक्स चूज करी होती तो आइगन वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि 1 होती। देखते हैं ये क्या कर रहा है।
जब लैम्बडा 1 हो तो मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा टाइम्स द आइडेंटिटी स्क्विश करती है स्पेस को लाइन पे। इसका मतलब एक नॉन ज़ीरो वेक्टर V एग्जिस्ट करता है ताकि A माइनस लैम्बडा टाइम्स द आइडेंटिटी टाइम्स V हो ज़ीरो वेक्टर के बराबर। याद रखना, हमें इससे इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि इसका मतलब है A टाइम्स V बराबर है लैम्बडा टाइम्स V के। इसे आप ऐसे पढ़ सकते हो कि वेक्टर V आइगन वेक्टर है A का, जो अपने स्पैन में रहता है ट्रांसफॉर्मेशन A के दौरान। इस एग्जाम्पल में कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है 1, तो V एक्चुअली फिक्स्ड रहेगा अपनी जगह। पॉज करके पॉन्डर करो अगर ज़रूरत लगे, इंश्योर करने के लिए कि ये रीजनिंग अच्छी लगे। ये वैसी चीज़ है जो मैंने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया था। अगर आपकी पकड़ सॉलिड नहीं होती डिटर्मिनेंट्स पे और इस पे कि वो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से क्यों कनेक्टेड हैं, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस क्यों होते हैं, तो ऐसी एक्सप्रेशन एकदम अनएक्सपेक्टेड लगती। ये कैसे काम करता है ये देखने के लिए शुरुआत वाला एग्जाम्पल पे दोबारा आते हैं। मैट्रिक्स है जिसके कॉलम्स हैं 3 0 और 1 2। ये पता लगाने के लिए कि लैम्बडा आइगन वैल्यू है या नहीं, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो मैट्रिक्स के डायगोनल्स से और डिटर्मिनेंट निकालो। ऐसा करने से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया लैम्बडा में 3 माइनस लैम्बडा टाइम्स 2 माइनस लैम्बडा। क्योंकि लैम्बडा सिर्फ आइगन वैल्यू में एग्जिस्ट कर सकता है, अगर ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए आप कंक्लूड कर लोगे कि सिर्फ ये आइगन वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। लैम्बडा इक्वल्स 2 और लैम्बडा इक्वल्स 3। लैम्बडा इक्वल्स 2 का आइगन वेक्टर पता लगाने के लिए लैम्बडा की वैल्यू मैट्रिक्स में डालो, फिर सॉल्व करो कि कौन से वेक्टर्स के लिए ये बदली हुई मैट्रिक्स ज़ीरो होगी। अगर आपने इसे किसी और लीनियर सिस्टम की तरह कंप्यूट किया, आप देखोगे कि इसके सॉल्यूशंस हैं वो सारे वेक्टर्स जो डायगोनल पे -1 1 से स्पैन्ड हैं। इससे ये फैक्ट पता चलता है कि अनऑल्टर्ड मैट्रिक्स 3 0 1 2 का इफ़ेक्ट ये होगा कि वो वेक्टर्स को स्ट्रेच कर देगी फैक्टर 2 से। 2D ट्रांसफॉर्मेशन में ज़रूरी नहीं कि आइगन वेक्टर्स हों। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये 90 डिग्रीज रोटेशन हुई, इसमें कोई आइगन वेक्टर्स नहीं हैं क्योंकि ये हर वेक्टर को रोटेट करके अपने स्पैन से बाहर निकाल फेंकती है। अगर आप आइगन वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करो ऐसी किसी रोटेशन की, ध्यान देना क्या हो रहा है। इसकी मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं 0 1 और -1 0। लैम्बडा सब्ट्रैक्ट करो डायगोनल वाले एलिमेंट्स से और देखो कब डिटर्मिनेंट 0 होता है। इस केस में आपको पॉलिनोमियल मिलता है लैम्बडा स्क्वायर्ड प्लस 1। इस पॉलिनोमियल की रूट्स इमेजिनरी नंबर्स हैं i और -i। कोई रियल नंबर सॉल्यूशंस नहीं हैं। ये फैक्ट इंडिकेट करता है कि कोई आइगन वेक्टर्स नहीं हैं। एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है शेयर का, जो दिमाग में रखने लायक है। ये आई हैट को अपनी जगह फिक्स कर देता है और जे हैट को मूव करता है एक स्टेप। तो इसकी मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं 1 0 और 1 1। एक्स एक्सिस पे सारे वेक्टर्स हैं आइगन वेक्टर्स जिनकी वैल्यू है 1 क्योंकि वो फिक्स्ड रहते हैं। इनफैक्ट इनके अलावा और कोई आइगन वेक्टर नहीं है। जब लैम्बडा सब्ट्रैक्ट करते हो डायगोनल्स से और डिटर्मिनेंट कंप्यूट करते हो, आपको मिलता है 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर्ड। इस एक्सप्रेशन की सिर्फ एक रूट होती है, लैम्बडा इक्वल्स 1। ये सेम है जो हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं उसके कि सारे आइगन वेक्टर्स की आइगन वैल्यूज होती हैं 1। ध्यान में रखना,
एक आइगन वैल्यू के कई सारे आइगन वेक्टर्स होना भी पॉसिबल है। एक सिंपल एग्जाम्पल है ऐसी मैट्रिक्स जो हर चीज़ फैक्टर 2 से स्केल करे। सिर्फ एक आइगन वैल्यू होगी 2, लेकिन उस आइगन वैल्यू के साथ प्लेन में हर वेक्टर आइगन वेक्टर होगा। अब एक और अच्छा समय है पॉज और इनमें से कुछ चीज़ों पे पॉन्डर करने का, इससे पहले कि मैं आखिरी टॉपिक पे आऊं। मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ आइगन बेसिस की बात करके, जो पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट्स पे काफ़ी डिपेंड करता है। देखो क्या होता है अगर हमारे बेसिस वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स हों। फॉर एग्जाम्पल आई हैड स्केल हो जाए -1 से और जे हैड स्केल हो जाए 2 से। उनके नए कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं मैट्रिक्स के कॉलम्स के रूप में। ध्यान देना कि वो स्केलर मल्टीपल्स -1 और 2 जो आइगन वैल्यूज हैं आई हैड और जे हैड की, वो होते हैं हमारी मैट्रिक्स के डायगोनल पे और बाकी सब एंट्रीज 0 होती हैं। जब किसी मैट्रिक्स में बाकी सब जगह जीरोज होते हैं डायगोनल के अलावा, उसे रीजनेबली कहा गया है डायगोनल मैट्रिक्स। इसे इंटरप्रेट करने का तरीका है कि सारे बेसिस वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स हैं जिनकी आइगन वैल्यूज हैं इस मैट्रिक्स के डायगोनल वाली एंट्रीज। कई तरीके हैं जो डायगोनल मैट्रिसेस को अच्छा बना देते हैं काम करने के लिए। एक बड़ा तरीका है कि अगर इस मैट्रिक्स को अपने आप से कई बार मल्टीप्लाई करो तो पता लगाना आसान हो जाता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि इनमें से हर मैट्रिक्स हर बेसिस वेक्टर को किसी आइगन वैल्यू से स्केल कर देती है। तो सेम मैट्रिक्स को कई बार अप्लाई करना, सपोज ऐसे 100 बार करने का मतलब होगा कि हर बेसिस वेक्टर को कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू की 100th पावर से स्केल कर दिया। अब नॉन डायगोनल मैट्रिक्स की 100th पावर कंप्यूट करने की कोशिश करो। सच में एक पल के लिए कोशिश करो, बुरे सपने जैसा है। ऑफ कोर्स आप इतने लकी रेयरली ही होंगे जब आपके बेसिस वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स भी हों। लेकिन अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में कई आइगन वेक्टर्स हैं, जैसे इस वीडियो की शुरुआत में एक में था, ताकि आप ऐसा सेट चूज कर सको जिसका स्पैन पूरे स्पेस में हो, तो आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर सकते हो ताकि ये आइगन वेक्टर्स आपके बेसिस वेक्टर्स हों। मैंने चेंज ऑफ बेसिस की बात करी थी पिछले वीडियो में, लेकिन मैं अभी क्विक रिमाइंडर दूंगा कि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखी हुई ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे दूसरे सिस्टम में एक्सप्रेस करना है। जो वेक्टर आप यूज़ करना चाहो उसके कोऑर्डिनेट्स को नया बेसिस मानो, जो इस केस में 2 आइगन वेक्टर्स हैं, जो उन कोऑर्डिनेट्स को मैट्रिक्स के कॉलम्स बनाए, जिसे बोलेंगे चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। जब आप ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन को बीच में रखते हो, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स को राइट में रखो, इनवर्स ऑफ चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स को लेफ्ट में रखो, रिजल्ट में मिलेगा एक मैट्रिक्स जो सेम ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन नए बेसिस वेक्टर के कोऑर्डिनेट सिस्टम के पर्सपेक्टिव से। आइगन वेक्टर्स के साथ ऐसा करने का पॉइंट है कि नई मैट्रिक्स डायगोनल होगी, ये गारंटीड है, और इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज डायगोनल पे होंगी, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन किया उसमें बेसिस वेक्टर्स स्केल हो गए। बेसिस वेक्टर्स का सेट जो आइगन वेक्टर्स भी है उसे रीजनेबली कहा गया है आइगन बेसिस। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूट करना हो इस मैट्रिक्स की 100th पावर, तो काफी इजी होगा, आइगन बेसिस में चेंज करो, 100th पावर कंप्यूट करो उस सिस्टम में, फिर अपने स्टैंडर्ड सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। आप ये सब तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस में नहीं कर सकते।
फॉर एग्जाम्पल, शेयर में इतने आइगन वेक्टर्स नहीं होते जो पूरे स्पेस में स्पैन हो सकें, लेकिन अगर ढूंढ सको आप आइगन वैल्यूज तो ये मैट्रिक्स ऑपरेशंस को काफ़ी प्यारा बना देती हैं। आप में से जो पजल पे काम करना चाहें, ये देखने के लिए कि ये प्रैक्टिकली कैसा लगता है और कैसे इससे कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं, मैं एक प्रॉम्प्ट छोड़ रहा हूँ स्क्रीन पे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आप एंजॉय करोगे इसे। अगला और आखिरी वीडियो इस सीरीज का होगा एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेसेस पे। आगे चलते हैं।